जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पीएम के जन्मदिन कार्यक्रम में वाराणसी विधायक को बुलाए जाने पर भड़के पूर्व विधायक, सुनाई खरी खोटी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर जताया एनएसयूआई ने विरोध, पकोड़े तलकर और चाय बेचकर बनाया बेरोजगारी दिवस। सफाई पर नगरपालिका ने शुरू की सख्ती, 20 लोगों पर बनाया जुर्माना, 10 खाली प्लाट के मालिकों को भेजा नोटिस। वैक्सीनेशन महाअभियान में भारी पड़ा लोगों का उत्साह, साउंगी में समाप्त हुई वैक्सीन, वापस लौटे 200 लोग। अल्प प्रवास पर लालबरा पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा, जनपद पंचायत का किया औचक निरीक्षण, अधिकारी कर्मचारी में मचा हड़कंप। जिले भर में मनाई गई देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद प्रदेश में शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया के तहत शासन के द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई शुरू करने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जहां नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू हो गई है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए शुक्रवार को नगर के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल से मिले निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण पद्धति के साथ साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विभिन्न विषयों की पढ़ाई और अध्ययन, अध्यापक से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई। प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील आदि के पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी शिव गोविंद मरकाम ने भारतीय दंड विधान की धारा 144 के तहत संपूर्ण बालाघाट जिले के लिए इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि मूर्तियों एवं प्रतिमाओं के निर्माण में केवल प्राकृतिक सामग्री का ही उपयोग किया जाए। मूर्तियों के निर्माण में परंपरागत रूप से मिट्टी का ही उपयोग किया जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी प्रकार के केमिकल या रासायनिक पदार्थ से मूर्ति का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। पूजन सामग्री जैसे फल फूल, नारियल, वस्त्र, आभूषण, सजावट के सामान, कागज एवं प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को मूर्ति या प्रतिमा विसर्जन के पूर्व निकालकर अलग अलग एकत्रित करने एवं इस सामग्री का निपटान ठोस अपशिष्ट नियम के प्रावधानों के अनुसार करने कहा गया है। मूर्ति या प्रतिमा विसर्जन के 24 घंटे के भीतर विसर्जित मूर्ति या प्रतिमा से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट जैसे बांस, रस्सी, मिट्टी, पीओपी, प्रतिमा के हिस्से को एकत्र कर उसका निपटारा स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर जहां एक और भाजपाइयों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर हर्षोल्लास के साथ पूरे जिले में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया, तो वहीं एनएसयूआई और युवा कांग्रेसियों के द्वारा आज के दिन पकोड़ा तल कर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की तख्तियां हाथों में लेकर एक रैली निकाली, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के दौरान कुछ युवक पकोड़े बनाने की सामग्री लेकर ठेला ढकेलते हुए नजर आए, तो वहीं कुछ युवक रिक्शा खींचते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ युवकों ने हाथों में चाय की केटली लेकर प्रदर्शन किया। केंद्र व राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय से निकली यह रैली हनुमान चौक पहुंची, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर कांग्रेसियों ने पकोड़े तलकर कांग्रेसियों द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वर्ष पूर्व एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान रेहड़ी लगाकर पकोड़े तलने को भी एक रोजगार बताया था। उस इंटरव्यू के इसी शब्दों को आधार बनाकर कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, जहां उन्होंने चौक में पकोड़े तलकर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 20 सितंबर से पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोले जाने के आदेश दे दिए गए। ऐसे में 1.5 वर्ष बाद स्कूल जा रहे बच्चों के परिजनों की चिंता कोविड-19 से लेकर स्कूल के भीतर सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही है। इसी तरह की शिकायत लेकर लालबरा तहसील मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर पर स्थित मेरे गांव के ग्रामीण शुक्रवार को जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीण अपने साथ शिकायत
का पुलिंदा और मोबाइल पर प्राथमिक शाला मेरेगांव स्कूल का वीडियो बनाकर लाए थे। तस्वीर में जो दिखाई दे रहे हालात के अनुसार ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे आरोप 100% सच दिखाई दे रहे हैं। प्राथमिक स्कूल मेरेगांव का पुराना भवन जर्जर हो चुका है, जो अब कबाड़ में तब्दील हो गया। नए भवन के लिए शासन ने 10 लाख रुपए स्वीकृत करवाए, लेकिन 2 वर्ष बाद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। वीडियो में दिखाई दे रही अधूरे भवन के हालातों पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल रही है। वहीं दूसरी ओर प्राथमिक स्कूल में बैठने के लिए माकूल जगह नहीं होना आगामी दिनों में मेरे गांव में पहले से 5वीं तक की पढ़ाई शुरू किए जाने को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये प्राथमिक शाला मेरे गाँव कक्षा पहली से 5वीं तक के बन रही है। ये 10 लाख पे सेक्शन हुआ है। इसमें 2 मंजिल की है। 2 मंजिल में 1 मंजिल बनाया गया है, जिसमें 4 इंच की दीवार चलाया गया है और उसके अंदर भी पानी का रिसाव हो रहा है। और जो कॉलम बने हैं उसके भी कॉलम में वो राड नहीं डली हुई है, उसमें मसाला डाल के पैक कर दिया जा रहा है और बैठने लायक सुविधा नहीं है। 2-4 साल में गिर जाएगी, ऐसी स्थिति है। तो आप क्या चाह रहे हैं? उसकी मरम्मत हो, अच्छे से बनाए, उसकी कार्रवाई होना चाहिए। मेरे गांव शाला भवन का जो 2 साल से सैंक्शन हुआ था अधूरा पड़ा हुआ है, बेहाल में है और शाला भवन की 10 साल तक कोई मरम्मत नहीं की गई है। ये हालत पहली से लेकर 8वीं तक शाला भवन की हालत जर्जर हालत हो चुकी है। इसलिए हम कलेक्टर साहब को शिकायत करने के लिए बालाहाट आए हुए हैं। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है? वहाँ एक दिक्कत है कि अभी जो बना हुआ है आधा बना भी है, पर वो भी 1-2 साल के बाद गिर जाना है, लेपापोती किया जाएगा। कॉलम कोई ठीक नहीं है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होना चाहिए। शुक्रवार को वाराणसी शहर के भीतर जो घटनाक्रम हुआ वह वाराणसी तहसील से लेकर बालाघाट जिला मुख्यालय होते हुए भोपाल की राजनीति के गलियारों में चर्चा और सुर्खियों का विषय बना रहा। एक कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वाराणसी के विधायक प्रदीप जायसवाल को आमंत्रित किए जाने पर पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र ने आपत्ति जताते हुए 2 टूक शब्दों में कह दिया कि जहां पर वे रहेंगे वहां हम नहीं रहेंगे। दरअसल पूरा मामला वाराणसी शहर के हिमाचल नगर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पौधरोपण के दौरान हुआ, जब वाराणसी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी सरकार में खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल पहुंचे। इस दौरान वाराणसी के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने आपत्ति दर्ज कर दी। जानकारी के अनुसार नगर पालिका के द्वारा नगर के हिमाचल नगर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस अवसर पर 71 वृक्षों का रोपण शासन के निर्देश के अनुसार किया जाना था, जिसके लिए भाजपा के द्वारा नगर पालिका से मिलकर कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही थी। और शुक्रवार को जब भाजपाई वृक्षारोपण के लिए शिव मंदिर पहुंचे तो वहां पर क्षेत्रीय विधायक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण कर रहे थे, जिसे देख भाजपाई वापस लौटकर अपने निर्धारित कार्यक्रम को पूरा किया और पूरी भाजपा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम से मुलाकात पर कार्यक्रम को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए खरी सुनाई और फटकार भी लगाए कि जब भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा नगर पालिका के साथ मिलकर कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है तो उसमें किसी और प्रदीप जायसवाल को क्यों शामिल किया जा रहा है, जबकि प्रदेश में हमारी सरकार है, सत्ता है, शासन है, उसके बाद भी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। यह बहुत गलत बात है। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर निर्मल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शिव मंदिर परिसर में पौधरोपण पार्टी द्वारा तय था तो वहां पौधरोपण क्यों करवाया गया? उन्हें अन्यत्र स्थान भिजवा देते। जहां वो प्रदीप जायसवाल है वहां हम नहीं रहेंगे और जहां हम हैं वहां वो प्रदीप जायसवाल नहीं रहेंगे, जिससे साफ है कि भले ही निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन देने पर सरकार में निगम अध्यक्ष का सुख भोग रहे हो, लेकिन पार्टी ने उन्हें अभी भी स्वीकार नहीं किया है। अब तक भले ही भाजपा अंदर ही अंदर इस घुटन को सहन कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनका आक्रोश फूट पड़ा, जिसका ठीकरा प्रशासनिक अधिकारियों के सिर पर फूटा। इस मामले में भाजपा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही संगठन को भी इसकी शिकायत की है। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर और जो कार्यक्रम होना है उनका आयोजन कैसे होगा, किस किस स्थान पे होगा, क्या क्या करेंगे, ये सब तय किया था। उसमें एक कार्यक्रम हिमाचल नगर के शिव मंदिर में भी तय किए थे कि वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। उसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता कल जाकर मंदिर का साफ सफाई धोना पोछना किए और जो बाहर का हिस्सा है, ग्राउंड है,
उसमें भी सारी व्यवस्था देखी कि गड्ढे कैसे हैं, क्या हैं, बराबर हैं कि नहीं, और वृक्ष की व्यवस्था की अपन ने कि आज हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन वृक्षारोपण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अलग रह गए, कोई और ही व्यक्ति जाकर के और इस कार्यक्रम को करके आ गए, जबकि ये कार्यक्रम हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा सीएमओ साहब से लगातार संपर्क में रहने के बावजूद भी हुआ। हमको जब हमारे मंडल अध्यक्ष ने ध्यान आकर्षित कराया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा सीएमओ साहब बोल रहे हैं कि मेरे अधिकारी का निर्देश है जबलपुर से कि विधायक को बुलाना है, उनका प्रोटोकॉल है, तो हमने एसडीएम साहब को स्पष्ट कहा था कि आप उनको कहीं और भेज दो, जहां हम हैं वहां वो नहीं रहेंगे और जहां वो है वहां हम नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसलिए आज हमारा कोई भी कार्यकर्ता वहां मंदिर में नहीं गया, हमने बाकी जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया। अभी हम निर्मल नगर जा रहे हैं, वहाँ हम नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना को लेकर और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और इस बात को लेकर अभी हमने एसडीएम साहब से, सीएमओ साहब से सारी चर्चा की, उन्होंने भी बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए आगे ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होगी इस बात का हमको वचन दिया है। कहना चाहेंगे? मेरा विरोध की मेरे को कोई जानकारी नहीं है। आज चूँकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका आज जन्मदिन था और जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज शासकीय तौर पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया था और वैक्सीनेशन का महाअभियान आज से प्रारंभ हुआ। चूँकि मैं एक विधायक के तौर पे और जैसा शासन का प्रोटोकॉल है, संवैधानिक व्यवस्था है, कि विधायक को शासन के हर कार्यक्रम में विधायक को आमंत्रित किया जाता है, तो मुझे भी आमंत्रित किया गया था नगर पालिका के द्वारा। कार्यक्रम में मैंने उपस्थिति दिया है। बाकी बीजेपी विरोध कर रही है, ये इनका आंतरिक मामला, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और जहाँ तक समर्थन की बात है, मैंने क्षेत्र के खुशहाली के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जब सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार अल्प बहुमत थी, उस समय उनको समर्थन दिया था। आज भले बीजेपी सरकार बहुमत में है, लेकिन मेरा समर्थन उस समय था जब बीजेपी सरकार अल्पमत में थी। और ये माननीय शिवराज जी चौहान जी के साथ मेरा व्यक्तिगत जो संबंध है, उसके आधार पर मैंने उनको समर्थन दिया और उस समर्थन के बदले क्षेत्र में विकास में जो मिला, उस सबको मालूम है कितने काम मैंने इस सरकार के माध्यम से वाराणसी कल्याणी क्षेत्र में लाया। तो मेरा मुख्य उद्देश्य समर्थन देने का वही था कि समर्थन के बदले माननीय मुख्यमंत्री का सहयोग वाराणसी कल्याणी क्षेत्र के विकास में मिल रहा है। खुशहाली 70 पारी है। मेरे ख्याल से अन्य विधानसभा की तुलना में कई गुना ज़्यादा काम मैंने वाराणसी विधानसभा में लाया। यही मेरा उद्देश्य था। बाकी बीजेपी विरोध कर रही है, ऐसा मेरे नज़र के सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। और ऐसी कोई बात अगर होगी भी, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला, मेरा समर्थन इस सरकार को, मैं बीजेपी के कार्यालय आज तक नहीं गया हूँ, है ना। आने वाले समय में क्या होगा अलग मैटर है, लेकिन मेरा समर्थन इस सरकार को। मगर सर, आपका भाजपा को समर्थन है और भाजपाइयों द्वारा ही आपका विरोध, मैंने कहा ना, मैंने सरकार को समर्थन दिया है। मैं अभी बीजेपी में गया नहीं हूँ, मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ, मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ और कांग्रेस में हूँ नहीं, मैं कांग्रेस से निष्कासित हूँ, मैं बीजेपी में गया नहीं। मैं निर्दलीय चुनाव जीता था, निर्दलीय काम कर रहा हूँ। जिस समय शिवराज सिंह चौहान जी को ऐसे मुख्यमंत्री मेरी ज़रूरत पड़ी, मैंने उनको समर्थन दिया। आज समर्थन के बदले उनका सहयोग मुझे मिल रहा है। मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ। मैं अब वो उनका क्या विरोध चल रहा है, उनका अंतर्गत अलग क्या चल रहा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। और मैं एक विधायक का जो प्रोटोकॉल होता है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं वैक्सीनेशन सेंटर भी गया, ग्रामीण क्षेत्र में गया। वारासिवनी नगर पालिका के सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने बताया कि शासन का कार्यक्रम था, जिसमें नगर के सभी लोगों को बताया गया था। प्रोटोकॉल के तहत विधायक प्रदीप जायसवाल से वृक्षारोपण कराया गया। जहां पर भाजपा के लोग नहीं आए, उन्हें भी बुलाया गया था। हम शासन के व्यक्ति हैं और शासन के अनुसार ही कार्यक्रम किया गया। वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम पूरा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा तैयार किया गया था और यह नगर पालिका कार्यक्रम जिस संबंध में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से प्राप्त 5 दिवसीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में 22 सितंबर को भी भारी वर्षा की संभावना है तथा दिनांक 18 से 21 सितंबर के मध्य हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तथा हवा की गति 6.3 से 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे दक्षिण पश्चिमी रहने की संभावना है। साथ ही मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी एक सप्ताह तक मौसम का मिजाज बीते एक सप्ताह की तरह ही बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। अपनी बेटी को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करने के दबाव डालने के आरोप में तिरोड़ी पुलिस ने लड़की की मां प्रगति, पति लोकेश क्षेत्री के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिरोड़ी निवासी प्रगति क्षेत्री के पति की मौत हो चुकी है, जिसकी एक 18 वर्षीय बेटी और एक बेटा है। बेटी इंदौर में अपनी बुआ के घर में रहकर नीट की पढ़ाई कर रही है। बताया गया कि जनवरी में यह 18 वर्षीय लड़की तिरोड़ी अपनी मां के पास आई थी। तब उसकी मां प्रगति ने अपनी बेटी पर वेश्यावृत्ति करने का दबाव बनाए थे, किंतु इस लड़की ने वेश्यावृत्ति करने से मना कर दी थी। इंदौर थाने में इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसकी मां प्रकृति क्षेत्री के विरुद्ध जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाने के दबाव डालने के आरोप में अपराध दर्ज किया गया था। बरवेली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 9 वर्ष की मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया। 16 सितंबर को दोपहर में यह घटना उस समय हुई जब यह लड़की मोहल्ले में खेलने गई थी। इस घटना की रिपोर्ट होने के बाद हरकत में आई बरवेली पुलिस ने आरोपी शैल कुमार सोनी 45 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को सुबह इस लड़की की मां सब्जी बेचने बस्ती चली गई थी। उस समय लड़की घर में थी। लड़की का पिता बाहर गए थे। माता पिता जब घर आए तब लड़की घर में नहीं थी और मोहल्ले में भी खेलते दिख नहीं रही थी। तभी माता पिता लड़की को मोहल्ले में खोजने के लिए निकले। तब यह लड़की शैल कुमार सोनी के घर तरफ से रोते हुए आती दिखाई दी और उसने पूरी घटना अपने माता पिता को बताई। 17 सितंबर को बरवेली पुलिस ने आरोपी शैल कुमार सोनी को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। बुधवार की शाम को शहर के वनगंगा नदी छोटे पुल के नीचे डूबे 13 वर्षीय बालक का घटना के 36 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया। इस दौरान एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने छोटे पुल से 15 किलोमीटर दूर भोमोड़ी घाट तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन नदी में डूबे हुए बालक विनय का कोई पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ और होमगार्ड से मिल रही जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम को बंद किए गए सर्च ऑपरेशन के बाद शुक्रवार की सुबह से ही पुनः सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन नदी में डूबे 13 वर्षीय बालक विनय पिता संजय सिलेकर निवासी गर्रा का कोई पता नहीं चल पाया। शुक्रवार को वनगंगा नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर, उस पर लगातार एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जाना, इस दौरान लहरों के तेज बहाव की वजह से जागपुर घाट के निकट एसडीआरएफ की नाव पलटते पलटते बच गई। बावजूद इसके कि एसडीआरएफ और होमगार्ड के द्वारा घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर भोमोड़ी घाट तक नदी में डूबे विनय का पता लगाने की कोशिश की गई। वनगंगा नदी का तेज बहाव, उस पर रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे मंगलवार की शाम को वनगंगा नदी में डूबे विनय की मिलने की उम्मीद भी कम होते जा रही थी। इसके पीछे बड़ी वजह नदी में पानी का तेज बहाव, लगातार सिवनी और बालाघाट जिले के कई स्थानों पर बारिश होना और छोटे पुल से लेकर आमा घाट, जागपुर घाट, गायकुरी घाट और आगे लगे गोंगलई और भमोड़ी घाट तक भौगोलिक स्थिति बड़ी बड़ी चट्टानों का होना, यह सब होमगार्ड और एसडीआरएफ के लिए नदी में डूबे विनय को खोजने के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहा है। बावजूद इसके कि एसडीआरएफ और होमगार्ड ने उम्मीद नहीं छोड़ी, वह फिर शनिवार को बाढ़ वाली तेज बहाव में अपनी नाव को लेकर उतरेंगे और विनय की खोज में लग जाएंगे। दूसरी ओर विनय के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, अनहोनी हो चुकी है, लेकिन उन्हें आखिरी बार अपने बच्चे के शव का इंतजार बेसब्री से है।